चलो हम लोग ने लास्ट क्लास में मतलब शायद कल ही क्लास थी हमारी, उसमें हम लोग ने फैमिली ऑफ सर्कल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स में दो पॉइंट्स पढ़े थे। एक तो पहला पॉइंट पढ़ा था फैमिली ऑफ सर्कल्स में कि S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होती है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। और इसी को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते थे फैमिली ऑफ सर्कल्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि लाइन एल निकाल लिए होते जो कि कॉमन कॉर्ड होता। तो एल क्या होता है, एल कैसे निकालते हैं हम लोग? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 से। तो फिर उससे फैमिली ऑफ सर्कल्स जो होता उसको हम लोग S1 प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 लिख के कर सकते थे, या चाहो तो S2 प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 लिख के भी कर सकते हो। फिर सेकेंड पॉइंट पढ़े थे हम लोग कि जैसे मान लो एक सर्कल है S इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है L इज इक्वल टू 0। ये सर्कल और ये लाइन से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होते। इससे जो फैमिली ऑफ सर्कल्स आता S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, इससे ये फैमिली ऑफ सर्कल्स आता। ठीक है, FOC मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स। जो नहीं है उनको रहने दो, क्या ही करना उनको अपने को। ओके, अब थर्ड पॉइंट है कि जैसे मान लो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2। ठीक है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। तो इन दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास करेंगे। जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास करेंगे। तो बताओ इससे मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे लिख सकता हूँ इन दो पॉइंट्स से, इन दो पॉइंट्स की हेल्प से? सर इन दोनों पॉइंट से हम लोग ए बी का पॉइंट इक्वेशन फॉर्म लिख से सकते हैं। ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ सर, इन दोनों पॉइंट से ए बी का इक्वेशन और लिखेंगे। सर एक फिर एस स्पेशल प्लस लैम्डा। सर्किल ले सकते हैं जिसमें ए बी डायमीटर हो। हाँ, यस, बहुत अच्छा। देखो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए तुमको ये सोचना है कि हमको बस एक सर्कल और एक लाइन मिल जाए। ठीक है, एक सर्कल और एक लाइन मिल जाए जो इस ए और बी से पास कर रही हो। तो देखो लाइन तो मैं सीधे ए बी का इक्वेशन लिख सकता हूँ टू पॉइंट फॉर्मूले से। अब सर्कल के लिए ऐसा कौन सा सर्कल होगा जो ए बी से पास कर रहा हो और जिसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? ये वैसा सर्कल होगा जिसका ए और बी जो है डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाए। वो तो एक सर्कल होएगा ना। ठीक है, तो एक सर्कल मैंने कौन सा लिख लिया जिसके लिए ए एंड बी डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाए, जिसके लिए ए एंड बी क्या हो जाए, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाए। अंडरस्टूड? सो तो अब जैसे मान लो मेरे को एस लिखना है सर्कल का इक्वेशन, तो डायमेट्रिक फॉर्म वाला फॉर्मूला पता है, एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, लाइन एल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे?
तो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, कह दूंगा कि बस 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन एल का इक्वेशन लिखेंगे, वो लिख लोगे, स्लोप निकालेंगे, फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। सो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, जहाँ पे s की जगह ये वाली चीज आप लिखोगे और l की जगह जो 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन का इक्वेशन आया है वो लिखोगे। समझ में आई बात? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ओके। अब जैसे अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखूं मैं, a 1,2 है, b 2,3 है और c 4,2 है से, ठीक है, 3 पॉइंट्स है, तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक। अ सर्कल इज ड्रॉन passing through the points A, B and C. Then find equation of that circle. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं क्या? हाँ सर, तीनों पॉइंट यस को सर। टारगेट करता है सर। तीनों पॉइंट से पास करता हुआ, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना। तो उस समय हम लोग क्या करते थे बताओ? ट्राइंगल बनाते थे, वेरी गुड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते थे, और परपेंडिकुलर बाइस दो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लिया, उनको सॉल्व करने पे जो आता था वो सरकम सेंटर आता था, सी नॉट, उस सर्कल का सेंटर आ जाता था, फिर उसका किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस लेते थे तो रेडियस आ जाता था। सेंटर और रेडियस आ गया तो मतलब काम हो गया तुम्हारा। तो वो तो कन्वेंशनल वे था, दिस वाज कन्वेंशनल वे। अब इसको मैं फैमिली ऑफ सर्कल से कैसे कर सकता हूँ? ईबी का लाइन निकालेंगे सर और कोई भी 2 पॉइंट से एक उसमें लाइन ले सकते हैं और फिर सर इनका डायमेट्रिक पॉइंट डाल फॉर्म के से लैम्डा का वैल्यू निकाल फैमिली देंगे। लिख सकते हैं और हाँ, फिर यस, फैमिली पे एग्जैक्टली, एकदम सही। कि जैसे मान लो मैंने दो ही पॉइंट सोचा, ए और बी, तो ए और बी को यूज करके क्या मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख सकता हूँ? ए और बी को यूज करके, यस सर। तो यूजिंग ए एंड बी, यूजिंग ए एंड बी, यूजिंग ए एंड बी, तो सबसे पहले तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होता? क्या वो पैटर्न देख के पता चल जाएगा क्या ए बी लाइन का इक्वेशन तुमको? y is equal to x plus 1। y इक्वल टू x प्लस 1। हाँ हाँ, y इज इक्वल मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना समझ में आया? ये ए बी लाइन का इक्वेशन है, मतलब ये एक तरीके से इतनी चीज जो है उसको मैं क्या कह लूंगा, दिस इज एल फॉर अस, ये एल है, फाइन। अब एस, एस मतलब ए बी, ए एंड बी को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ट्रीट करके, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस 2 इंटू वाई, लैम्डा क्यों लिख रहे, अभी तो ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, इससे दिस इज व्हाट एस।
ये एस हो गया, ये को सर्कल हो गया जहां से हमारा क्या कहते हैं जो जो ए और बी के थ्रू पास कर रहा है। अब हम लोग ने रिक्वायर्ड सर्कल लिख लिया, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। सो एस की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y प्लस 8, और एल की जगह क्या लिख लेते हैं, y माइनस एक्स माइनस 1, y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जो पॉइंट सी है, ये रिक्वायर्ड सर्कल पॉइंट सी से भी पास कर रहा है, तो पॉइंट सी से पास करा देते हैं 4,2। तो पॉइंट सी से पास कराया 4,2 पे, तो क्या बन गया 16 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 10 प्लस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, देखो 20 प्लस 8 28 होता है, 28 में से 22 गया तो 6, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे आंसर में। अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू 2 तुमको यहाँ पे पुट करनी होगी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उससे एक सर्कल का इक्वेशन आएगा, वही हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक है, सो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2 in equation 1 to get equation of required circle. To get what? Equation of required circle. ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, जैसे कल मेरे को कुछ बच्चों के क्वेरीज आई थी कि सर, मतलब दूसरे टर्म्स में क्वेरीज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि सर अगर मैं बी और सी को अगर साथ में ले लूं और ए के थ्रू पास करा दूं तो उससे तो लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो मैं कहूँगा कि हाँ, उससे लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा ना, रिक्वायर्ड सर्कल, वो सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि उस बार एस भी तो चेंज हो जाएगा ना, एस भी चेंज हो जाएगा, एल भी चेंज हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन बनेगा दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। मैंने पॉइंट सी सब्स्टिट्यूट क्यों किया, देखो मैंने पॉइंट सी इसलिए सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि मैंने ए और बी को यूज करके फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखा। ये ए और बी को यूज करके फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखा, मतलब दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू ए एंड बी। अब हमारा हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसको पॉइंट सी से भी पास करना है, तो इसलिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दिए ताकि वो वाला यूनिक सर्कल आ जाए। 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल बनेगा, 2 पॉइंट से फैमिली ऑफ सर्कल्स बनते हैं, तो वो यूनिक सर्कल फाइंड करने के लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। ठीक है, अंडरस्टूड? अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसके ऊपर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे से ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन आ गया, ये वाली चीज।
अब जैसे सी वाला पॉइंट नहीं दिया रहता, बस ए और बी दिया रहता कि पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड ऑल्सो टचेस द एक्स एक्सिस, क्या बोल दे, एंड ऑल्सो टचेस द एक्स एक्सिस, तो उसके लिए फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस को टच करने के लिए कंडीशन क्या हो जाती, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। वेरी गुड, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो अगर एक्स एक्सिस को बस टच कर रहा है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो देखो इस सर्कल से तुमको क्या करना होगा, एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ करना होगा, वाई के कोफिशिएंट को एक साथ करना होगा एंड सो ऑन, फिर उससे तुमको जी क्या है, सी क्या है, वो सब पता करना होगा। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे रिक्वायर्ड सर्कल का लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। Yes. बढ़िया। अच्छा, जैसे ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट है कि जैसे मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है एल, ठीक है, एक सर्कल है और एक लाइन है, सर्कल का इक्वेशन भी नोन है और लाइन का इक्वेशन भी नोन है, और टच कर रहा है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, से पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं, पॉइंट ए नोन नहीं है। फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एस एंड एल एट पॉइंट ए, मतलब ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते थे, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते थे। जैसे मान लो ये एक सर्कल हो गया, फिर ये एक सर्कल हो गया, दिख रहा है, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते थे, Infinite. ये एक सर्कल हो गया। हाँ, एस क्या है? एस ये सर्कल का इक्वेशन है और Okay. एल जो है लाइन, ठीक है। तो इसमें भी फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो इक्वेशन होता है, एफओसी मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसमें भी क्या होता है, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? इसमें भी फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन जैसे उसमें था वैसे इसमें भी एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। फिर इसमें हम ए निकाल के एक ए से सेटिस्फाई कराते हैं। देखो ए निकाल रहे हो अगर तुम, तो फिर तुम कंडीशनल सॉरी तुम कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हो। हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या सोचते हैं कि पॉइंट निकालने की जरूरत ही ना पड़े, मैं यही सोचता हूँ ना लेकिन क्या। लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू उसमें कोई तीसरी कंडीशन दी गई होगी ना। ओके सर, ओके। जैसे हर क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है कि दो कंडीशन से तो ये लिख रहे हैं हम लोग, और तीसरी कंडीशन जैसे द सर्कल आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट सी या कुछ भी, तो उससे उसमें सेटिस्फाई करा के लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते थे अपन। तो तीसरी कंडीशन एक और गिवन होगी टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो से फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल है और एक लाइन है। देखो हम लोग को लाइन वैसी ही लिखनी पड़ेगी जो सच में इसको क्या कर रही हो, टच। टच कर रही हो, ए को टच कर रही हो। तो जैसे मान लो स्लोप 1 की लाइन में लिखता तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस
एक ही लाइन लिखता प्लस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस 1। ठीक है, मतलब तुमको समझ में आया मैंने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया? तो बेसिकली आपने टैंजेंट लिखा है। टैंजेंट लिखा। हाँ, बेसिकली मैंने वन स्लोप का टेंजेंट लिख दिया। ठीक है, इसको टी बोल दिए, टेंजेंट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एस एंड टेंजेंट टच एट पॉइंट ए, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, find equation of circle which touches S and tangent at point A and also passes through चलो origin and also passes through origin। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके बस तुम बता देना, अपना काम हो जाएगा। तो 3/√2 है। 3/√2 माइनस भी आ रहा है शायद। देखो L लिखने के लिए तुम क्या करोगे, L लिखने के लिए पहले सारे टर्म्स को इधर लेके आओगे। L वाला एक्सप्रेशन कब होगा, जब राइट हैंड साइड 0 हो, तभी L वाला एक्सप्रेशन होगा हमारा। सर 3/√2। 3/√2 आ रहा है। मुझे -3/√2 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। मुझे भी। हाँ माइनस है। सर वो अगर y को हाँ साइड लेके सॉल्व करें तो। हाँ, देखो दैट डिपेंड्स अपॉन कि मैं y माइनस फिर एक्स अगर माइनस y 3√2 माइनस लिख रहा हूँ या x माइनस वाई प्लस 3√2 लिख रहा हूँ, तो उन दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू ऑपोजिट साइंस की आएंगी। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने इसको L लिया होगा, कुछ बच्चों ने इसको L लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी L लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो तो लेकिन लैम्डा तो अलग हो जाएगा। हाँ, लैम्डा अलग होगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो ओवरऑल इक्वेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ये L लिया, ये वाला L ले लिया, देखो होता क्या, जैसे 0,0 किया इसमें, जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे +1 एक बार आ जाता, और अगर यहाँ पे उल्टा साइन लेते तो -1 आ जाता। तो होता क्या कि -1 उल्टा साइन लेने पे वही बना देता अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन है ये वाला ओवरऑल। आया समझ में? सो 0,0 पे क्या बन जाता, -9 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3√2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -3/√2 आ गई। लैम्डा इज व्हाट, -3/√2। तो जो हमारे सर्कल का इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, 3/√2 होगा ना, -9 एंड -3/√2, 3√2 -3√2। नहीं मैं उधर ले गया ना, इसको उधर तो ले जाऊंगा ना, तभी तो इक्वेट करूंगा। तुम अगर x माइनस वाई वाला लेके चले होगे L, तब तुम्हारा 3/√2 आ रहा होगा। अगर तुम ये वाला लेके चले होगे L, मैं ये वाला L लेके चला हूं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से जो आंसर आना है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। चलो, ये समझ में आया सबको, सारे बच्चों को? किसी को डाउट? अच्छा, एक और होता है फैमिली ऑफ सर्कल का फॉर्म। ये कौन सा पॉइंट था? फोर्थ पॉइंट था। एक फिफ्थ पॉइंट है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स touching a line at a given point on the line. At a given point on the line. ठीक है, तो जैसे इसमें क्या बोला गया, इसमें तुम ये सोचो कि हम लोग को नोन क्या क्या है। एक लाइन का इक्वेशन नोन है और एक पॉइंट नोन है। ओके, तो तुम ऐसे सोचो कि ये लाइन का इक्वेशन और वो जो पॉइंट है ना, वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट है। तो मतलब कैसे सर्कल्स की बात हो रही होगी? जो लाइन को टच कर रहा होगा, और वो भी टच कहाँ पे कर रहा होगा? पॉइंट पी पे। तो जैसे मान लो ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, लास्ट टाइम जैसा। फिर तो ऐसे टैंजेंट में पे डाल के आ रहा जाएगा। ये एक सर्कल हो गया। समझ में आया ये पहले कैसे सर्कल्स बन रहे होंगे? ये क्लियर है? यस हाँ सर, लेकिन लास्ट टाइम भी तो सिमिलर ही था। लास्ट टाइम से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, हमें देखो पॉइंट लास्ट, पता है। हाँ, सर ये तो और सिंपल हो गया ना, लैम्डा फिर डायरेक्टली अगर। तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, पहले ये बात है। सर आ रहा जाएगा सर्कल के लिए हम tangent लोग पॉइंट equation सर्कल में। कंसीडर कर सकते हैं पी को। हाँ, यस, बहुत अच्छा। कि देखो, मैं क्या सोचता हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स में, मेरा ये थिंकिंग होता है कि मैं कहीं से एक सर्कल और एक लाइन लेके आ जाऊं। ठीक है, अच्छा, लाइन इज ऑलरेडी नोन टू अस। अब सर्कल जो है मैं ऐसा सोच लेता हूं कि एक पॉइंट सर्कल, मैंने बताया था जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो वो पॉइंट सर्कल होता। तो तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे इस पॉइंट पी पे एक पॉइंट सर्कल ऐसा होता, कुछ ऐसे टाइप का, वो भी टच ही कर रहा होता है एक तरीके से इसको। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो सर्कल लेता मैं, यहाँ पे सर्कल पता है कौन सा लेता? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पॉइंट सर्कल। अंडरस्टूड? ऐसे मतलब टच कैसे कर रहा होता तो पॉइंट है ना। हाँ, तो वो यही मान के चलते हैं कि ये ऐसे इसी के थ्रू ऐसे होके जा रहा होता। ठीक है। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना कि जो पॉइंट सर्कल होता है, जो पॉइंट सर्कल होता है उसके थ्रू कोई भी लाइन जो होती है उसको हम लोग टेंजेंट ट्रीट करके चलते हैं। पॉइंट सर्कल के थ्रू कोई भी लाइन। ठीक है। ओके, सो तो यहाँ पे मैं जो s लेता, वो कौन सा s लेता? वो ये वाला s ले लेता, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, s के एक्सप्रेशन को तो यही लूंगा, और लाइन l का इक्वेशन तो नोन ही है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या हो जाता? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। फिर लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वही कोई तीसरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, उससे अपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है, ये समझ में आ गया फैमिली ऑफ सर्कल्स। यस सर। ओके, सो दिस वाज अबाउट फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू, अब ये फैमिली ऑफ सर्कल से अलग ही है, एकदम नया टॉपिक है ये। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स का मतलब क्या हो रहा होगा? सबसे पहली बात कि वो दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे, तभी तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे मान लो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है सर। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया, तो अब वैसे तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस तो निकालना सीखा ही हम लोग ने। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते थे? सर वो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस सर वो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। हाँ, सो tan theta is equal to m1 minus m2 whole upon 1 plus m1 m2। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स में कभी भी जैसे मान लो दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लोग जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, और उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता उसी को मैं कहता एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। कोई भी दो कर्व्स, तो मतलब दो सर्कल्स के लिए भी वैलिड होगा। तो एक छोटा सा नोट लिख लें। छोटा सा नोट क्या है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स is considered as the angle between the tangents to the circles at point of intersection. At what point of intersection? ठीक है, हाँ चलो, इतनी बातें समझ में आई तुम लोग को? यस। ये लिख लो एक बार, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सर इसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता रहेगा और सर्कल इक्वेशन नहीं नहीं नहीं, और अभी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। चलो, सो ये लिख लिया सबने। अब हम लोग उस पे आते हैं, डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा, डेरिवेशन वाले पार्ट पे आने से पहले एक चीज जो
हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में एक सीखेंगे कोसाइन रूल, शायद तुम लोग को आता भी होगा कोसाइन रूल। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, से ए बी सी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल बी सी। और जैसे मान लो इस एंगल को ए कह दिया, तो कॉस ए जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, देखो ए के आजू बाजू कौन है, बी और सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाला ए स्क्वायर होल अपॉन 2bc। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन रूल। ये एक चैप्टर होता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर्स होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर्स होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक आईटीएफ, और चौथा चैप्टर ये होता है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। अभी क्योंकि हम लोग को यूज है तो बस बता दिया, cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन 2bc। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे मान लो कि cos B लिखना, cos B क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस सी बी स्क्वायर स्क्वायर बाय माइनस 2ac। होल अपॉन 2ac। ठीक है, सिंपल, इतना क्लियर है कोसाइन रूल, इसका यूज आने वाला है, तो चलो देखते हैं भाई आगे। सॉरी, अब हमने क्या किया, अब हम लोग को 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे एक सर्कल तो ये हो गया भाई, और दूसरा सर्कल तो आपसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हाथ से ये दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ओके, अब देखो जैसे ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला देखो 2 सर्कल्स जो हैं उनके इक्वेशन है, पहले एक का सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही दूसरे सर्कल का इक्वेशन क्या है, ऐसे टाइप का। तो सबसे पहली बात कि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो दोनों के टेंजेंट्स निकाल के हम लोग लगा सकते हैं ना। तो जैसे मान लो ये टेंजेंट है और एक टेंजेंट ये, ओके, ये 2 टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट्स जा रहे हैं ऐसे। अच्छा, जैसे मान लो इसका सेंटर जो है वो ये है, इस सर्कल का सेंटर सेंटर। पे 90 डिग्री सर हम लोग ट्रायंगल लेके एक्सटीरियर एंगल यूज कर रहे हैं क्या क्या कह रहे हो, सर? अगर हम लोग सेंटर्स पे मीट करेगा ना वो लाइन उसको, और नहीं फिर नहीं अगर हम दोनों नहीं नहीं, ये टेंजेंट सेंटर पे मीट नहीं करेगा, इन जनरल सेंटर पे मीट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, वो अभी एक आगे केस पढ़ेंगे जिसमें ऑर्थोगोनल सर्कल्स पढ़ेंगे, उसमें ये टेंजेंट्स सेंटर पे मीट करते हैं। खैर, तो जैसे मान लो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल थीटा। अब मैंने क्या किया कि इस सेंटर को इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे ज्वाइन किया, और क्या, इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा इस बात से अग्री करोगे क्या, जैसे
ये सर्कल 1 है अगर, तो ये टेंजेंट 1 है और ये उसका रेडियस 1 है, मतलब ऐसा कह सकते हैं। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है? 90 डिग्री हाँ सर। होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये एक तरीके से टेंजेंट 2 है, ये रेडियस 2 है, तो ये एंगल कितना होगा? इतना एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हॉच पॉच बन जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं। सर वो जो R1 आपने मार्क किया है वो ग्रीन को मार्क किया है ना? हाँ, R1 ग्रीन को मार्क किया। सर वो 90 डिग्री नीचे नहीं आएगा ना, थोड़ा ऊपर? क्या कह रहे हो? सर वो मतलब ग्रीन लाइन आपकी वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ग्रीन लाइन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, अरे सर ग्रीन लाइन जो है वो यहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है सर। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता क्या? ये जो, एक बार अगर मैं यहाँ पे बनाऊं फिर से तुम्हारे लिए, देखो रेड वाला मतलब मैं रेडियस बना रहा हूँ, सॉरी टेंजेंट वाली लाइन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अच्छा, ग्रीन वाला जो है वो से ये बना दिया मैंने। हाँ, अच्छा इस ग्रीन और इस रेड में 90 डिग्री होगा, और इसमें भी 90 डिग्री होगा। अब जैसे मान लो कि अपना यहां से लेके यहां तक एंगल अल्फा है, इतना एंगल कितना है? अल्फा है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ सर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर। ये बात तुम लोग को समझ में आई बच्चों? बोलो सब लोग, ये क्लियर है? हाँ अल्फा सर। प्लस थीटा इज 180। हाँ अच्छा, सर। अब मैं बस ग्रीन वाला ट्रायंगल बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? ट्रायंगल ग्रीन वाला बनाऊं ग्रीन वाला ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ग्रीन वाला ट्रायंगल ग्रीन कलर से ही बना लेते हैं। तो जो ग्रीन वाला ट्रायंगल था वो कैसा ट्रायंगल था? जिसका ये जो है सेंटर 1 था, ये जो है सेंटर 2 था, और ये जो है से पॉइंट ए था, और इसी को मैं क्या कहता था? एंगल अल्फा कहता था। अच्छा, सेंटर 1 से पॉइंट ए मतलब ये रेडियस 1, सेंटर 2 से सर अब पॉइंट हम ए, अल्फा पे कोसाइन रूल यूज कर देंगे। हाँ हाँ, और C1 C2 ये D, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? D कहते हैं ना। हाँ सर। अब जैसे मान लो मैंने कोसाइन रूल यूज कर दिया, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर होल अपॉन 2R1 R2। अब अल्फा की जगह हम लोग को थीटा निकालना है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो है वो तो थीटा ही है ना। देखो ये टेंजेंट 1 है, ये टेंजेंट 2 है, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स तो वो थीटा है। तो 180 माइनस थीटा लिख दिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर होल अपॉन 2R1 R2। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो अब देखो केवल मॉड में लिख लेते हैं, होल अपॉन 2R1 R2। तो यही ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया? cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर होल अपॉन 2R1 R2। यहाँ पे थीटा जो है
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं नोट करना। मॉड कैसे आया, देखो मॉड मैं एक्यूट एंगल निकालने की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम सोचो कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं हाँ सर, तो दो तो एंगल्स आएंगे, ऊपर वाला एक दो एंगल्स बनते हैं, एक ये एंगल बनता है, एक ये एंगल बनता है। तो एक एक्यूट बन जाता और एक ऑब्ट्यूज बन जाता। तो हम लोग जो है थीटा जो निकाल रहे हैं वो एक्यूट एंगल कौन सा होगा वो बता रहे हैं। तो थीटा इज द एक्यूट एंगल। ठीक है विष्टित, हाँ सर। चलो हाँ एक बार जिसको फिर से देखना हो देख लो बस। तो सर जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो अल्फा होगा ना? हाँ ऑब्ट्यूज एंगल अल्फा हो जाएगा। सर आप एक बार जल्दी से ब्रीफ कर सकते हैं क्या, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखो बहुत ज्यादा कौन सा ये वाले पॉइंट में सर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ देखो तुमको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला कहीं भी नहीं पूछने वाला। तुम बस ये फॉर्मूला सॉरी प्रूफ कहीं भी नहीं पूछने वाला, तुम बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, जिसको प्रूफ आता है और जिसको नहीं आता वो लोग यहाँ पे तो सेम सेम जगह स्टैंड करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, c1 c2 दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस, होल अपॉन 2r1 r2। यहाँ पे थीटा को क्या कहूंगा, एक्यूट एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, टू सर्कल्स इन फैक्ट इन दिस केस। ओके ठीक है हाँ तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए अपने, फॉर्मूला याद रहेगा। जैसे एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इस एंगल पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस राधिका का सही है, गुड। यस पुश करेक्ट।
सोनल का भी सही है। तो चल करते हैं। तो सर्कल 1 और सर्कल 2, जैसे इसको सर्कल 1 कह दिया, इसको सर्कल 2 कह दिया, तो पहले का सेंटर क्या हो जाएगा? -2, 3, और रेडियस जो है वो हो जाएगा √4 + 9 - 11, मतलब √2 आई थिंक। दूसरे का सेंटर -1, 4, और रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा? √1 + 16 - 13, मतलब 2 आ जाएगा। तो बस वो वाला फॉर्मूला लगा दो, cos θ = mod of r1² + r2² - d²/2r1r2। अच्छा, d की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेंगे। चलो 2 + 4 और d² की वैल्यू 1 + 1 2 2 × √2 × 2, तो 1/√2 आ गया ये। तो cos θ = 1/√2। ओ सॉरी, ये 1, -4 हो जाएगा, और ये 2, -3 हो जाएगा। सही कर दिया मैंने, सही कर दिया। ठीक है, ये cos θ 1/√2 आ गया। d मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, √2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 1², -3 + 4 मतलब 1², मतलब d जो है वो √2 आ गया। तो cos θ = 1/√2, मतलब थीटा क्या हो गया हमारा? 45 डिग्री। ठीक है, सो ये क्या था हमारा? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब इसी का एक स्पेसिफिक केस आता है, क्या होता है वो? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। सर हम लोग इस क्वेश्चन में श्योर कैसे दें कि थीटा अक्यूट आएगा? क्या कह रहे हो? सर अक्यूट एंगल ही आएगा सर। नहीं, मैंने एक्यूट एंगल ही लिखा है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो दो लाइंस हैं, तो उनके बीच में, तो अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल 135 होगा। तो अब क्वेश्चन में जनरली ये पूछा जाता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, ये पूछा जाता है। या अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक एंगल 45 डिग्री भी दे दे और दूसरा ऑप्शन 135 डिग्री भी दे दे, तो फिर दोनों टिक कर देंगे हम लोग। अदरवाइज अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो वी विल फोकस ऑन एक्यूट एंगल ओनली। चलो ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात करते हैं अपने। तो टू सर्कल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल if angle of intersection between them is 90 degree. ठीक है, if the angle of intersection between them is 90 degree, मतलब ये स्पेशल केस हो गया कि जब एंगल 90 डिग्री आ रहा हो तब हम लोग दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहेंगे। तो ऐसा कहेंगे कि सर्कल 1 कट्स द सर्कल 2 ऑर्थोगोनली, या सर्कल 2 कट्स द सर्कल 1 ऑर्थोगोनली। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए कंडीशन क्या होगी अपने पास?
देखो हमारे पास कॉस थीटा का तो फॉर्मूला पहले से अवेलेबल था, हाँ वो सेंटर से पास करेगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले से अवेलेबल था, मॉड ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होल अपॉन 2r1 r2। सर अच्छा यहाँ न्यूमरेटर को पे, 0 कर देंगे। हाँ यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, मतलब ये कॉस 90 डिग्री हो रहा होगा, समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 है और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो कोई फ्रैक्शन 0 कब होगा, जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो एक कंडीशन तो क्या हो जाएगी कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, ठीक है। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, d स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग जो है इस बात को अपने डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तुमको ऐसे सोचना है, जैसे मान लो दो सर्कल्स मैंने बनाए, एक ये सर्कल है और दूसरा से ये सर्कल है, से ये पॉइंट ए है, हाँ यस करेक्ट, तो ये पॉइंट ए है। तो ऐसे इन जनरल जैसे मैं, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो पॉइंट ए पे सर्कल 1 को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो वो ऐसे होता। तो इन जनरल वो सेंटर से पास नहीं करता, लेकिन ऑर्थोगोनल के केस में वो सेंटर से पास कर जाएगा। ऐसे ही जो सर्कल 2 को मैं टेंजेंट ड्रॉ करता वो ऐसे होता। आई बात समझ में? और ये दोनों वो आपस में दूसरे क्या हो रहे सर्कल पे होते? नॉर्मल हो जाएगा ना। हाँ दूसरे सर्कल के नॉर्मल हो जाएगा। टेंजेंट टू S1 विल बी नॉर्मल टू S2 एंड वाइस वर्सा। सर अगर हम लोग C1 C2 को ज्वाइन करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ वही वही मैं, ये जो रिजल्ट आया उसको मैं डायग्रामेटिकली तुम लोग को प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये D हो गया। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दूं मैं C1 C2 और A पे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाता, वही आता जो रिजल्ट इधर आया हुआ है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इस डायग्राम को देख के हम लोग आप नोट भी लिख सकते हैं। नोट ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट टू सर्कल 1 S1 will pass through what, center of S2 and vice versa and vice versa। क्या पार्ट क्या श्योर हो सकते हैं कि सेंटर से ही जाएगा? देखो सर आप ये वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाला पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो मैं S2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो जो है सर्कल 1 के सेंटर से पास करेगा, और S1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो सर्कल 2 के सेंटर से पास करेगा। ठीक है। तो ये लिखा है कि टेंजेंट टू S1 will pass through center of S2 and vice versa। तो सर उसके ऊपर वाला
cos 90 वाला, हाँ cos 90 वाला फर्स्ट लाइन दिखाओ। सर, ऑर्थोगोनल वाला, वो पॉइंट है। ये ना, हाँ सर। लिख लिया। अब देखो, ये बात का एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये इस बात से मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये सेंटर 1 से ही पास करेगा। तो तुम ये सोचो कि अगर सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब दोनों के जो टेंजेंट्स हैं वो 90 डिग्री पे हैं। पार्ट बोलो, दोनों के टेंजेंट्स 90 डिग्री पे हैं। तो इससे ये पॉइंट ए है, तो टेंजेंट 1 जो है वो सर्कल 1 का टेंजेंट है। तो जो टेंजेंट 2 है वो एक तरीके से सर्कल 1 के लिए नॉर्मल होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। और सर्कल 1 के लिए क्योंकि नॉर्मल है, मतलब वो उसके सेंटर से पास कर जाएगा। एंड सेम वी कैन से फॉर सर्कल 2 आल्सो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, तो मिटा देते हैं। तो आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी है कि एक तो कंडीशन ये आ गई। अच्छा, इसी टाइप की इसी से एक कंडीशन और डिराइव होती है। वो क्या होता है कि जी, एफ और सी में डिराइव होती है। ठीक है, तो जैसे सेंटर 1 में क्या था, G1 F1 C1 था सर्कल 1 में, और सर्कल 2 में क्या था, G2 F2 C2 था। तो R1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C। हाँ, वो R1 होता है, तो होल स्क्वायर क्या होता है, G1 स्क्वायर प्लस G1 F1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस F1 स्क्वायर माइनस C1। अच्छा, R2 स्क्वायर क्या होता, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अच्छा, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो देखो सेंटर 1 जो है माइनस G1 माइनस F1 है, और सेंटर 2 जो है माइनस G2 माइनस F2 है। तो जो D स्क्वायर आता ना, वो क्या था, G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन टर्म्स को तुम रीअरेंज करोगे तो एक रिजल्ट बनेगा। तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर सब काट हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये जो आया दैट इज ऑल्सो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या, ये और ये दो अलग अलग कंडीशन है क्या? फिर सेम ही है ना, बस अलग सब टर्म्स से रिप्रेजेंट किया है। हाँ, सेम ही है, सेम ही है। ये दोनों कंडीशन सेम ही है। कभी कभी क्या होगा कि तुम इस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लोगे, और कभी कभी क्या होगा कि तुम इस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो दोनों सेम कंडीशन है। कभी बच्चे अक्सर सोचते हैं कि ऑर्थोगोनैलिटी की दो कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है, ऑर्थोगोनैलिटी की एक ही कंडीशन है, दो अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। तो या तो पहली वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी या तो दूसरी वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, दोनों सेम ही है। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की विच कंडीशन वी शुड यूज। समझ में आया? ये जो कंडीशन है वो एक तरीके से कोफिशिएंट्स के टर्म्स में ये वाली कंडीशन, और जो ऊपर वाली कंडीशन थी वो किसके टर्म्स में थी,
रेडियस वगैरह के टर्म्स में थी। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी पे। क्वेश्चन है अपना कि वैसा क्वेश्चन करना है क्या कि प्रूव दैट दे आर ऑर्थोगोनल। वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें तो तुमको क्या प्रूफ करना होगा कि 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। वो तो अपने आप आ जाएगा। या सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल वन की इक्वेशन टेंजेंट टू। नहीं तो लेकिन उसके लिए तुमको नॉर्मल वन की इक्वेशन भी तो लिखनी पड़ेगी। वो कैसे लिखोगे? सर वो दे देंगे ना वैल्यू। हाँ, सर वो वैल्यूज दे सकते हैं ना कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा निकालते हैं हम लोग। कभी भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालते ना। सर C1 प्लस C2 कैसे होगा? देखो होता क्या कि इधर से -2g1 नहीं सर, g2। वो सर वो समझा कि मतलब फॉर्मूला कैसे बना। C1 प्लस हाँ, C2 जब हम लोग लिखेंगे कैसे, वो नहीं समझ रहा। c1 c2 मतलब दोनों के कांस्टेंट टर्म्स बेटा। हाँ सर, मैं सेंटर से कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, नहीं, दोनों के कांस्टेंट टर्म्स। चलो, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which cuts the circle
ओके देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक सर्कल है जो दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो जैसे हम लोग ने मान लिया कि जो हमारा सर्कल है रिक्वायर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड सर्कल मान लिया हम लोगों ने। अब जो दूसरा सर्कल है उसका g2 f2 और c2 क्या है। g2 एक तरीके से 5/2 है, f2 जो है वो 7/2 है और c2 जो है वो -4 है। तो देखो हम लोग को 3 अननोन्स निकालने हैं, तो हम लोग के पास 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या 3 इंफॉर्मेशन है। देखो पहली इंफॉर्मेशन तो ये है ऑर्थोगोनल वाली, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि सेंटर जो है वो x इज इक्वल टू 2 है। हाँ वो ठीक है, चेंज करता हूँ। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये है 4, -1। ठीक है, तो देखो ये g2 5/2 आ गया, -5/2 नहीं आएगा, वो तो -5/2 सेंटर होता है और सेंटर जो है वो -g, -f होता है। g2 तो 5/2 आ गया, f2 7/2 आ गया, c2 -4 आ गया। तो क्या कह रहे थे हम लोग कि कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी कैसे लिखते हैं, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। मतलब 2g1 g1 की जगह तो g1 ही रहने दिया, अच्छा g2 की जगह 5/2 लिखिए, 2f1f2 f2 की जगह 7/2 लिखिए, c1 -4 c1 प्लस c2। मतलब इससे क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 5g1 प्लस 7f1 इज इक्वल टू c1 -4। सर G1 -2 भी हो जाएगा ना। हाँ अभी आऊंगा, तो दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करने आऊंगा। सेंटर लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2, मतलब रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर है वो x इज इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो तो 2 ही होगा। मतलब सेंटर क्या होता है, -g1, -f1, मतलब -g1 की वैल्यू 2 आ गई, तो g1 की वैल्यू क्या हो गई, -2 आ गई। तो इससे ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब g1 की वैल्यू तुम -2 डालोगे तो तुम क्या लिख लोगे, 7f1 -c1 इज इक्वल टू 6, ऐसा लिख लेंगे। अच्छा, इट ऑल्सो पासेस थ्रू 4, -1, 4, -1 से पास कर रहा है ये सर्कल, तो 4, -1 हम लोग ने डाल दिया इसमें। अच्छा g1 की वैल्यू भी डाल ही देंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2g1x और g1 वॉज -2, मतलब -4 इंटू 4 -16 प्लस 2f1y मतलब -2f1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो सर 16 और 16 -4 आएगा ना, -16 नहीं आएगा। क्या? नहीं -16 आएगा ना, देखो 2 ये है और g1 -2 है, अच्छा अच्छा, हाँ सर सॉरी, तो ये दोनों मिलके -4 हो गए। मुझे लगा -1/2। तो इससे 2f1 -c1 इज इक्वल टू 1, 7f1 -c1 इज इक्वल टू 6। तो इससे f1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो, और f1 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब
C1 की वैल्यू भी 1 आ गई और G1 की वैल्यू पहले से क्या आ गई थी, -2। सो हमारे सर्कल का इक्वेशन जो है वो हो जाएगा x² + y² + 2g1x, मतलब -4x + 2f1y, मतलब 2y + C1। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ओके, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सर नीचे सर वो 7f1 - c1 = 6 के बाद आपने क्या किया? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने 4, -1 जो है, क्योंकि सर्कल जो है वो 4, -1 से पास कर रहा था, तो 4, -1 जो है वो हमने सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया, उससे ये आया, तो उससे ये वाला रिजल्ट आया। तो 7f1 - c1 6 है, जो ये लिखा हुआ है, और इससे ये रिजल्ट आया, तो उससे f1 और c1 फाइंड कर लिए, और g1 तो पता ही था, -2। ठीक है, इतना क्लियर? सो ये था हमारा ऑर्थोगोनल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे। सो तुम लोग जो है हाँ, बाय नेक्स्ट क्लास सर्कल खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, आज है 7:30 to 9। चलो, सो थोड़ा होमवर्क दूंगा इसके रिलेटेड, इसको कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में। सर सर्कल्स हाँ, सर सर्कल्स का मतलब बहुत बड़ा है क्या, बहुत बाकी है? नहीं नहीं, अब एक क्लास। सर सीक्वेंस सीरीज का फुल टेस्ट है। सीक्वेंस सीरीज का, हाँ, आज फुल, मतलब वो क्विज टाइप का है, कि क्विज टाइप में क्या होगा कि तुम लोग सब लोग जूम आईडी पे ज्वाइन करोगे मेरे को, तो इसमें फिर मैं क्वेश्चन डालूंगा, तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर अपने, तुम लोग को 2 डिवाइस रखना है अपने पास। लाइव होगा क्या मतलब? हाँ, लाइव होगा वो, ठीक है, सर 2 पूरा डिवाइस। मतलब सीक्वेंस एंड क्या होगा? सीरीज की सर फिर से क्या क्या बात। टॉपिक्स है? सर थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो क्या है कि तुमको क्या करना है कि अभी जो है आज चल सीक्वेंस एंड सीरीज का 7:30 to 9 लाइव क्विज होगा आज। उसमें क्या होगा, तुमको 2 डिवाइस अपने साथ रखना है। 2 डिवाइस क्यों रखना है? उसमें कुछ ऐसा होगा कि जो पहला डिवाइस होगा, मतलब मैं
स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर करूंगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो जो डिवाइस 1 होगा उससे तुम ये क्वेश्चन देखोगे। हाँ, हर क्वेश्चन को करने के लिए 4 मिनट मिलेगा। तो 4 मिनट, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, 4 मिनट का टाइमर लग जाएगा। फिर 4 मिनट के बाद किसके कितने सही हुए, मतलब किस बच्चे का सही हुआ, किस बच्चे का रॉन्ग हुआ, ये सब आ जाएगा। फिर जैसे ही ये क्वेश्चन 1 खत्म हुआ, फिर मैं जो है जैसे इसी पेज पे क्वेश्चन 1 का सलूशन तुमको बताऊंगा। फिर देन वी विल मूव टू क्वेश्चन 2। तो डिवाइस 1 पे क्या होगा कि स्क्रीन, जो मैं क्वेश्चन स्क्रीन करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, उसको तुमको डिवाइस 1 पे देखना होगा। और डिवाइस 2 पे, जिसमें तुमको काहूत वाला जो ऐप है उस पर लॉग इन करना होगा। हाँ, और उसमें जो है तुमको ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें तुमको क्या दिखेगा, ऑप्शंस दिखेंगे। तो जब तुम्हारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर हुआ होगा, तो तुम क्वेश्चन जो है स्क्रीन से देखोगे, और डिवाइस 2 से तुम्हारा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उस ऑप्शन को टिक कर दोगे तुम। सर और वीडियो भी ऑन होगा ना? हाँ, और वीडियो ऑन होगा? ऑलरेडी ऑन है। क्या बोल रही है? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ वीडियो ऑन रखना है क्या? वीडियो ऑन नहीं रखना, ऐसा कुछ नहीं है इतना। सर तो आपने जो एक टेस्ट बोला था 18 क्वेश्चंस वाला 10 हाँ, PM डेडलाइन, वो यही है क्या? नहीं, एक्चुअली देखो मेरा क्या प्लान था, मेरा प्लान ये था कि हम लोग जो है, जो हमारे क्विज होंगे जो तुम लोग के टाइम टेबल में मेंशन्ड है, तो क्विज में मैं कोई एक चैप्टर पिक करूंगा और उसका फुल चैप्टर का एक क्विज रखूंगा। जैसे इस बार मैंने चैप्टर पिक किया सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसके फुल चैप्टर का क्विज रखूंगा। ठीक है, तो मेरा ये एम है कि जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने जो टेस्ट क्रिएट किए, एपी का टेस्ट क्रिएट किया, जीपी का टेस्ट क्रिएट किया, एचपी एंड एजीपी का टेस्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद समेशन वाले का टेस्ट क्रिएट किया। ये बेसिकली ये बड़े 4 टॉपिक्स होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में। तो इन सब का इंडिविजुअल टेस्ट भी क्रिएट कर दिया, ताकि तुम लोग को क्विज में आने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इन सब की। तो ये हम लोग हर चीज में करेंगे। सर आप टेस्ट का रीसेंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास जीपी ही दिखा रहा है। क्या? सर टेस्ट का जो भी है इंफॉर्मेशन आप रीसेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी तो जीपी दिखा रहा है डेडलाइन, एचपी और एजीपी सर वाला। बस एपी और जीपी हुआ है। भाई एपी और जीपी हुआ। अच्छा, मैंने शेयर तो किया था, शायद तुम लोग ने लेट ज्वाइन किया होगा वो ग्रुप पे। मैं शेयर कर देता हूँ बाकी के भी। ठीक है, आज जो है कौन सा चैप्टर, आज वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज है आज। ठीक है, मैं रिसेंड कर देता हूँ। सर कितने क्वेश्चन होंगे आज? आज 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन को 4 मिनट मिलेंगे। ओके। ठीक है, अभी सबको क्लियर है कि कैसे करना है, क्या करना है? लेवल क्या 2 होगा डिवाइस लेके बैठना, नहीं तो फिर उस मोमेंट पे तुमको प्रॉब्लम होगी। सर? लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का? तो जैसे अगर जैसे लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप लेके बैठना और एक फ़ोन लेके बैठना, और जो दूसरा डिवाइस होगा, जो डिवाइस 2 होगा, उसमें काहूत वाला ऐप जो है इंस्टॉल कर लेना। सर आप उसका गेम कोड दे देंगे ना? हाँ, गेम पिन जब क्विज स्टार्ट होने वाला होगा तो क्वेश्चन 1 के पहले ही जो है गेम पिन दे दिया जाएगा तुमको। ओके सर ठीक है, तो हाँ, सर एपी का जो सर इंडिविजुअल टेस्ट था कहूट ऐप पे, सर उस पे एक क्वेश्चन था जो मल्टीपल करेक्ट है था, पर आपने जो वो वापस जब भेजा उसको वो सिंगल करेक्ट में आया था, और उसका क्वेश्चन आंसर शायद हाँ सर, दो उसका आंसर गलत था। हो मतलब सकता है, मतलब
मेरे से मार्क करने में गलती हो सर गई वो हो। एपी वाला था कि कौन सा एन का वैल्यू क्या होगा a प्लस बी पावर n प्लस 1 वैसा करके हाँ Yes, हाँ sir. समझ गया वो। मल्टीपल हाँ करेक्ट उसमें आ गया था। इसमें मल्टीपल करे BD दिया था, वो दोनों ही गलत हाँ थे हाँ वैसे। फिर उसमें हाँ एक ये ऑप्शन तो भी था नन और था एक नन सर, ऑफ दीज भी था। हमारे उसने नन भी दिया था और एक और हाँ एन की सर वैल्यू 0 उसमें आंसर होती। हाँ सर अगर 13 टर्म्स है तो मिडिल टर्म 6 टर्म होगा कि 7 टर्म होगा? 13 टर्म्स है तो 7 टर्म होगा मिडिल टर्म। सर उसमें 6 देखो टर्म का वैल्यू दिया था। हाँ सर, मैंने भी 7 टर्म निकाला, गलत हाँ था। सर। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था? सर वो 11 एम्स इंसर्ट किए थे दो के बीच में सर insert। कुछ दो नंबर्स के बीच में 11 एम्स इंसर्ट किए थे और फिर मिडिल टर्म की वैल्यू पूछी थी। तो मिडिल टर्म की एक मिनट सर रुको। एक्चुअली 6 और 7 दोनों को होना चाहिए ना। मल्टीपल करेक्ट में आना चाहिए शायद वो। रुको देखता हूँ क्वेश्चन तो देखूं पहले मैं कौन सा था। तो 28 और 10 के बीच में 11 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, मतलब A1 A2 ऐसे ही A11। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 13 टर्म्स हो गए। तो 10 इज इक्वल टू 28 प्लस 12D। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -18/12, हाँ मतलब -3/2। हाँ अब हम सर, लोग को मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज मतलब 13 टर्म्स में मिडिल टर्म जो है वो T7 होता, मतलब A + 6D होता। 28 + 6 इंटू -3/2, तो 28 - 9 19 आ रहा है। तो सर आ रहा था 19। अच्छा तो इसमें फोर्थ में वैसे तो सी ऑप्शन ही, मतलब जो हाँ सर, सॉल्यूशन। हाँ सर, ये सी ऑप्शन ही आया था। हाँ तो उसमें गलत टिक किया हुआ है क्या? मतलब सर कुछ तो हुआ, उसमें कुछ गलत हुआ। नहीं, उधर देखो भी उस सही है सर। आपने जो आंसर की भेजा है उसमें भी फोर्थ का आंसर सही है, मतलब इसका। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? सर शायद मैंने 6 टर्म अरे अज्यूम देखो करके। देखो ए, ए, सर ये ए, ए, प्रॉब्लम है कि T7 था तो हमने हाँ सर A7 नहीं किया है। हाँ सर T7 देख के हमने A+7D किया है, ये प्रॉब्लम है। तो भाई ये सब गलती करोगे तो कैसे चलेगा? तुम 12th में पहुंच गए। सर टाइम जब कम रहता है ना, बहुत इश्यू होता है सर। मुझे एक आंसर आया सही, बट मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। नहीं नहीं सर ऐसा अब बहुत मैंने बार हो चुका है। अब मैंने ये कर दिया है कि अब से जो भी टेस्ट होंगे, मतलब जो टेस्ट पोस्ट कर दिया अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते। अब से जो टेस्ट बना रहा हूँ मैं उसमें 4 मिनट्स टाइम दे रहा हूँ हर क्वेश्चन को, कि तुम सर आराम से 2 करो। मिनट की वीडियो ना, उसमें थोड़ा मजा आता है, थोड़ा एंजाइटी मतलब इश्यूज खत्म नहीं हो तो फिर जाते गलती भी तो हो रही है ना, तो हैं। हाँ सर, एक्यूरेसी लेकिन थोड़े वो खराब गलती, करनी है। सर लेकिन गलती हो रही तो उससे अगर एक बार अंदर प्रेशर ठीक कर दिया तो फिर अच्छा भी हो जाएगा ना। नहीं तो तुम जैसे तुम्हारे पास भी एडवांटेज है ना, जैसे 4 मिनट्स का क्वेश्चन है उसको तुम अगर क्विकली सॉल्व करो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तुम स्लो सॉल्व करो तो तुमको कम मार्क्स मिलेंगे। ये भी तो है ना। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास वो है, एक बोनस है कि अगर तुम जल्दी सॉल्व कर रहे हो तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा फिर 2 मिनट्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाता ना। कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि फिर कोई भी क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग। 4 मिनट्स का टाइम रहेगा तो हर बच्चा ट्राई करेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। हाँ तुम्हारी अगर स्पीड अच्छी है तो तुम जल्दी सॉल्व कर लोगे, तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जिसकी स्पीड स्लो है तो एटलीस्ट वो कम से कम 4 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेगा ना, उसको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन तो रहेगा ना कि नहीं मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है चलो खैर। सर
हाँ, सर अगर टोटल टर्म्स इवन होता तब मिडिल टर्म क्या लेते हैं? अगर टोटल टर्म्स इवन होता तब मिडिल टर्म 2 लेते हैं। जैसे मान लो टोटल टर्म्स अगर हमारे पास 10 टर्म्स है टोटल, ठीक है, 10 टर्म्स हाँ। टोटल है, तो 5th टर्म और 6th टर्म दोनों मिडिल टर्म्स होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये जैसे याद है बाइनोमियल में पढ़ा होगा कि हाँ सर। नंबर ऑफ वो हाँ सर, मिडिल टर्म्स, बाइनोमियल में था बस एपी का हाँ, डाउट था। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट लगाओगे कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 1 मिडिल टर्म। ठीक है सर। ठीक है, और मिडिल टर्म कैसे निकालना है? जैसे ये जो 10 टर्म्स हैं तो इसमें पहला मिडिल टर्म क्या होगा, 10 को सीधे 2 से डिवाइड कर दो तो पहला मिडिल टर्म आ जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, दूसरा मिडिल टर्म आ जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, से 15 टर्म्स हैं, तो एक ही मिडिल टर्म होगा। वो मिडिल टर्म क्या होगा, इसमें पहले 1 ऐड कर दो, 16 होल अपॉन 2, सर बाइनोमियल में मतलब 8। उल्टा होता था ना? हाँ, सर बाइनोमियल में उल्टा हुआ करता था ना कि ऑड के लिए 2 थे। नहीं नहीं, वो उसमें वही होता था एक्चुअली। उसमें n जो होता था उसमें फिर नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 हो जाते थे ना। ठीक है, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज होता है, अलग नहीं यूज होता। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 10:40 हो गया, हम लोग का दूसरा क्लास भी है। ओके चलो, गुड बाय। बाय सर।